हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास की हम बात करें। आज की क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आज हम क्या करेंगे, तो कई दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर सिविक्स का जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 जो है पावर शेयरिंग, ये करवा दो, है ना। तो आज हम इसी की शुरुआत करेंगे। आज है लेक्चर नंबर 1 और हमेशा की तरह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वन शॉट नहीं करेंगे। पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 1 है और आज हम ये जो शब्द है ना पावर शेयरिंग, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे नहीं समझेंगे, हम विद एग्जांपल समझेंगे। बेल्जियम का और श्रीलंका का एग्जांपल भी लेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले इस चैप्टर के नाम पे जाएंगे, इस चैप्टर की उसका जो पूरा सार है ना, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, पूरी आउटलाइन क्लियर करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके 3 से 4-5 लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और आपको एक प्रॉमिस करना है मुझसे। क्या प्रॉमिस करना है? देखो, प्रॉमिस ऐसे करना है कि भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में देख लिया, 1 लेक्चर देखा, 2 लेक्चर देखा कि भाई अभी तो बहुत टाइम बचा है, भाई सर क्या करवा रहे हो आप, है ना। सोशल साइंस कौन पढ़ता है भाई? एग्जाम से 1 महीने पहले बच्चे पढ़ते हैं। भैया आप देखो, अगर आपको सच में पास होना है ना सिर्फ, तो आप एग्जाम से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें से सोशल साइंस भी एक सब्जेक्ट है, उसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो चैप्टर को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। और चैप्टर हमारा है कौन सा? तो चैप्टर का नाम बहुत ही प्यारा है, पावर शेयरिंग, है ना। नाम प्यारा है, लेकिन ये सुनने में थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर इंप्लीमेंट करें तो लोगों को बहुत बारी इससे ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि पावर शेयरिंग मतलब यहाँ पे पावर शेयरिंग की बात हो रही है ना। इसको हिंदी में जैसे आप देखोगे ना, तो इसको हिंदी में नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता क्या भाई? सत्ता का ही खेल है। आपने सुना होगा बहुत बारी कि भाई सत्ता के पीछे कोई रिश्ते नहीं होते, भाई भाई को मार देता है ना। तो यहां पे क्या है? सत्ता क्या है? जिसके हाथ में ताकत है ना, कुछ काम करवाने की ताकत है। अच्छा, अब सत्ता की साझेदारी या फिर पावर शेयरिंग को पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में एक शब्द जरूर आना चाहिए, और शब्द का नाम है डेमोक्रेसी। जो हमारी इंडिया है, भारत है, और लगभग 150 से ज्यादा जो देश है वो डेमोक्रेसी की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको चलाते हैं। अब डेमोक्रेसी के बारे में बात करूं, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार इस शब्द को सुन रहे हो, है ना। डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है भाई जो आपने सुन रखा होगा, क्लास 6, 7, 8 से सुनते सुनते आ रहे हो आप। और आपने ये भी सुना होगा हमारे जो एक कंट्री है, आवर नेशन इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसकी भी कई सारी डेफिनेशंस, अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो इसकी कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन उसके फीचर्स के साथ बनती है कि उसमें कौन कौन से फीचर्स ऐड कर रहे हो। अगर मैं बोलूं कि अगर किसी भी देश में चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो एक कंट्री डेमोक्रेटिक हुआ, तो भाई ऐसा करना गलत होगा। चाइना में भी तो चुनाव होते हैं, रशिया में भी होते हैं, और नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं। तो वो वो आप एज एन डेमोक्रेटिक नेशन बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमेशा एक ही सरकार बनती है ना। तो बहुत सारे फीचर्स से मिलकर जो है डेमोक्रेसी बना है। और उन सारे फीचर्स में उसकी एक स्पिरिट है, उसकी एक आत्मा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। मतलब आप किसी भी कंट्री को विदाउट पावर शेयरिंग इमेजिन ही नहीं कर सकते, उसको आप डेमोक्रेसी बोल ही नहीं सकते। तो इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पहली चीज हो गई। अब इसके मतलब को समझते हैं, पावर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ। अब पावर शेयरिंग का यहां पे साफ साफ मतलब इसके शब्दों में ही छुपा हुआ है कि हम ना पावर को किसी एक के हाथ में नहीं दे रहे। जैसे डिक्टेटरशिप में होता है, मोनार्की में होता है, आर्मी का जो रूल होता है उसमें होता है, हम एक के हाथ में नहीं दे रहे। हमने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया, हमें पावर को डिवाइड कर दिया यार, कि थोड़ी तुम ले लो, थोड़ी तुम ले लो, थोड़ी तुम ले लो। अब इससे क्या होगा? अब जैसे सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि भाई पावर शेयरिंग, जैसे मैं किसी चीज को डिवाइड करने की बात बोलता हूं, तो आपके मन में आएगा कि सर डिवाइड करने से चीजें कम हो जाती हैं। कम तो भले होती हैं, लेकिन कलेश नहीं होते, है ना, लड़ाई नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही, मान के लो आपके अमित भैया का बर्थडे है ना, 10 अक्टूबर को आता है मेरा बर्थडे वैसे। अब सोच के देखो, मैं 11 अक्टूबर को स्कूल में आया और एज ए स्कूल टीचर मैं बहुत सारी टॉफीज वगैरह लेके आया और केक वगैरह लेके आया अपने बच्चों के लिए। अब मैंने क्या किया, क्लास में 20 बच्चे थे और 20 में से मेरे 3 फेवरेट बच्चे थे, है ना। और मैंने सिर्फ जो केक है वो उन तीनों को ही दे दिया केक। बाकी के जो बच्चे थे उनको मैंने केक या फिर टॉफीज वगैरह नहीं दी। तो उससे क्या होगा? अब कहने को तो मैंने सिर्फ उन 3 बच्चों को केक दिया है, टॉफीज दी हैं, वो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन बाकी के बच्चे जो हैं, बाकी के बच्चे वो 17 बच्चे जो हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने ये सही नहीं किया। दूसरी बात क्या होगी, वो जो 3 बच्चों को मैंने केक दिया है ना, उनसे भी दुश्मनी पाल लेंगे वो, कि भाई ये सर के ज्यादा फेवरेट हैं, है ना, ये सर को बटन लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, होता है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ है कि मैंने सही नहीं किया, है ना। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान के चलो एक बहुत बड़ी क्लास है, 100 बच्चों की क्लास है, और मैंने सिर्फ उसमें एक को ही जो है मॉनिटर बना दिया, और मैंने अपनी सारी पावर्स को दे दी कि अगर इन केस अगर मैं क्लास में प्रेजेंस नहीं होता तो तुम पूरी क्लास को संभालोगे। अब क्लास में लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और मैंने सिर्फ एक लड़के को मॉनिटर बना दिया। अब क्या करेगा वो? हो सकता है वो जो लड़का है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे। अब यहां पे मैं 3 से 4 लोगों को अलग अलग अपने, मेरे जो पावर्स है एज ए क्लास टीचर, जो मेरी पावर्स है, मैं 3 से 4 लोगों को बांट दूं, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो पावर मैंने एक इंसान को दी है, मैंने
उस इंसान को पावर लेके उससे कुछ पावर मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर हुआ ना। जैसे घर में आपके जो पिताजी जो होंगे, जैसे मान चलो किसी घर में 4-5 बहन भाई होते हैं, कजिन्स होते हैं, ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, तो कोई भी चीज आती है खाने पीने की तो सब में बराबर बराबर बटती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज्यादा मिल गया एक को कम मिलेगा, फिर क्या होता है घर में कलेश होते हैं भाई, लड़ाई होते हैं, है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड से होगा एक, तुम्हें हिस्सा तो थोड़ा कम मिलेगा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस तो कम हो जाएंगे, मन मुटाव तो नहीं होंगे कम से कम। तो ऐसी अगर मैं कंट्री के लेवल पर बात करूं, पूरे देश के स्तर पर बात करूं, तो पूरे देश को आप किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दे सकते, है ना। पूरे देश को आप किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दोगे, उनकी पावर्स को डिवाइड कर दोगे आप, उनकी पावर्स को आप डिवाइड कर दोगे, तो वही क्या होता है, वही पावर शेयरिंग होता है। और ये मेन फीचर्स है, एक मतलब एक डेमोक्रेसी का फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी बोला जाता है, मतलब ये एक लोकतंत्र की आत्मा है, इसके बिना आप डेमोक्रेसी को इमेजिन ही नहीं कर सकते। सोच के देखो, पूरी देश की जो ताकत है सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, तो ये क्या हुआ, ये लोकतांत्रिक देश हुआ, एक डेमोक्रेटिक नेशन हुआ ये? नो, आप बोल ही नहीं सकते ऐसे देश को डेमोक्रेटिक नेशन। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, है ना। अब यहां पे क्या है, यहां पे हम डायरेक्टली डेफिनेशन पर नहीं आएंगे, डेफिनेशन तो बहुत बाद में, और डेफिनेशन एग्जैक्ट कोई है भी नहीं इसकी। हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। 2 एग्जाम्पल लेंगे हम, एक बेल्जियम का एग्जाम्पल लेंगे और दूसरा हम श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे। अब बेल्जियम की हम बात करें, बेल्जियम एक जो देश है वो यूरोप में बहुत ही छोटा सा देश है, हरियाणा से भी छोटा है, इसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, हरियाणा से आधी पॉपुलेशन है इसकी। और मैं श्रीलंका की बात करूं भैया, ये तो बिल्कुल नीचे जाते हैं भारत के, है ना। तमिलनाडु से 48 किलोमीटर दूर शायद आपको जाना पड़ेगा, पड़ोसी देश हमारे नेबरिंग कंट्री हैं। अब इन दोनों देशों का एग्जाम्पल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों देशों के एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि किस देश में अगर हम अच्छे से ठीक से पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, और ठीक से पावर शेयरिंग नहीं हो रही तो क्या हो सकता है ना। तो इन दोनों ही एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से जो है समझने की कोशिश करेंगे। आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं, पूछते हैं कि सर ये हम इन दोनों का एग्जांपल क्यों लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो एग्जांपल है ना वो परफेक्ट कंपैरिजन के लिए बहुत बढ़िया है कि भाई क्या श्रीलंका ने नहीं किया और क्या बेल्जियम ने किया, जिसके लिए उनके देश में लड़ाई नहीं हुई और श्रीलंका में एक आप बोल सकते हो सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई, है ना। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि किसी भी देश में अगर सत्ता की साझेदारी हो या ना हो तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना कितना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा हो सकता है, कितना डेंजरस होता है किसी भी देश में कि अगर हम पावर को डिवाइड नहीं कर रहे। क्लियर हुआ ना। तो ये हम सब कुछ जो है पढ़ने वाले हैं। आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो हम बेल्जियम और श्रीलंका की जो एथनिक कॉम्पोजिशन जो है उसके बारे में बात करें, क्योंकि मेन जो मसला था बेल्जियम का और श्रीलंका का वो एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में था। क्लियर हुआ ना। तो आपको शुरू से लेके एंड तक आपको देखना है। आई होप आपको चैप्टर की जो आउटलाइन है वो क्लियर हो गई होगी कि चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका सार जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, और यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मंजिल 2024 है। अगर आपको सीरियसली 10th में अच्छे से पढ़ाई करनी है और सीरियस होकर पढ़ाई करनी है तो मंजिल जो प्रोग्राम है इनका अनअकैडमी का कोर्सेज जो है मंजिल के वो 50% ऑफ चल रहे हैं। और आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरा कूपन कोड जो है AP05 ये यूज करना है तो आपको फ्लैट 50% जो है ऑफ मिलेगा। आपको ये जो प्राइजेस दे रखे हैं हाई प्राइजेस, ये प्राइस पे नहीं करने हैं आपको, ये वाले जो प्राइजेस हैं वो पे करने हैं। क्लियर हुआ ना। डिस्काउंटेड प्राइजेस है ये, और ये जो ऑफर है वो 5 मई तक अप्लाइड है उसके। और हाँ, ये जो 50% ऑफ जो है ना आपको विदाउट कूपन कोड इस्तेमाल किए नहीं मिलेगा, मतलब आपको पहले कूपन कोड यूज करना है उसके बाद ही आपका 50% ऑफ होगा। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानेंगे, इनका डेटा देखेंगे क्या था इनका एथनिक कॉम्पोजिशन। उसके बाद फिर हम देखेंगे मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। अब ये शब्द का मीनिंग क्या है, ये भी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहां पर एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यहां पर एकोमोडेशन मतलब है समझदारी से कि क्या क्या यहां पर एकोमोडेट किया गया बेल्जियम के द्वारा कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना। और लास्ट जो टॉपिक होगा यहां पे होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उसके बारे में जो हम बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आगे बात कर लेते हैं हम। अब यहां पे आज के लेक्चर में हम इन 3 चीजों को बात करेंगे। इन कौन सी चीजों पे बात करेंगे थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं फिर से। चलिए तो आज के इस लेक्चर में हम बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में और उनके एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। अब ये एथनिक कॉम्पोजिशन की हम बात करें, जो शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, एथनिसिटी, एथनिक कॉम्पोजिशन, है ना। अब हम इसको हम बोलते हैं जाति विविधताएं। अब जैसे हम बात करें एथनिक कॉम्पोजिशन जो होता है ना वो किसी के भी बेसिस पे हो सकता है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, शिट, चल कोई बात, है ना। तो जो एथनिक कॉम्पोजिशन जो होता है ना वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है। मतलब सर, मतलब जैसे आपके जो रिलीजन है, आपकी जो कास्ट है, आपका जो पहनावा है आपका,
है ना, आपका जो कल्चर है उसके बेसिस पे हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है कि आप क्या भाषा बोल रहे हो और दूसरा क्या भाषा बोल रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें श्रीलंका और बेल्जियम के केस में, तो यहां पर आप देखोगे अगर बेल्जियम की मैं बात करूं तो यहां पर लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर था। अब यहां पे एथनिक कॉम्पोजिशन वाला ये नहीं है कि वहां पे अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो यहां पर रिलीजन तो एक ही था, क्रिश्चियंस। मोस्ट ऑफ द जो पीपल है यूरोप में वो क्या है, क्रिश्चियंस है। लेकिन यहां पे बात क्रिश्चियनिटी की नहीं थी, यहां पर रिलीजन की बात नहीं थी, यहां पे एथनिक जो कॉम्पोजिशन था वो लैंग्वेज के बेसिस पे था, आपकी भाषा के आधार पर। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो लैंग्वेज के आधार पर था प्लस रिलीजन के आधार पर भी था, है ना। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, तो यहां पे एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जो जाति व्यवस्था जो है, मतलब वहां पे जो लोग हैं वो किस टाइप का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, किस टाइप की लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनका रिलीजन क्या है। तो किसी के भी बेसिस पे उनका कल्चर क्या है, तो उन सब के बेसिस पे उनका एथनिक कॉम्पोजिशन जो है डिसाइड होता है, ठीक है। और यही मैं बात करूं किसकी, अगर यही मैं बात करूं बेल्जियम की, तो यहां पर जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो था लैंग्वेज के बेसिस पे। अब थोड़ी सी अगर मैं बात करूं बेल्जियम की, तो थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में इधर देखो थोड़ा। हाँ, ये बेल्जियम है, ये देखो। अब बेल्जियम की बात करें, यूरोप एक कॉन्टिनेंट जो है, वहां पर एक देश है बेल्जियम। और बेल्जियम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, मैंने बेल्जियम की कहानी आपको वहां पे भी बताई थी कि याद करो फटाफट, जुलाई रिवॉल्यूशन जो हुआ था, थोड़ा सा रिकैप करवा दे रहा हूं, रिवीजन हो जाएगा आपका थोड़ा सा। 1930 में जब जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। तो ये वही बेल्जियम है। और बेल्जियम की हम बात करें तो एक बहुत ही सेंटर बना रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। अगर आप इसकी हिस्ट्री जानोगे तो आप देखोगे हिस्ट्री में ये जो इलाका है काफी ज्यादा विस्फोटक रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई हैं, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात करें, वर्ल्ड वॉर 1 की हम बात करें, है ना, उससे पहले भी हम देखें तो यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। अब बेल्जियम आप देख रहे हो, ये देखो ये है छोटा सा, और इसकी एरिया की हम बात करें बहुत छोटा है, मैंने बताया ना आपको, हरियाणा से भी छोटा है। और पॉपुलेशन के मामले में हरियाणा से आधी पॉपुलेशन है इसकी। हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ऊपर है, 2-2.5 करोड़ है, यहाँ इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। तो ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा जो एरिया है, ये क्या है, बेल्जियम का एरिया है। अच्छा, अब बेल्जियम के एरिया तो आपने ठीक है देख लिया, लेकिन अब इसके जो नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन से हैं उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर ना अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग इनकी लैंग्वेज डिसाइड होगी। आप देखो यहां पर थोड़ा सा देखना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। यहां पर अगर आप देखोगे फ्रांस, इसके इधर साइड क्या है, ये फ्रांस है ना। आप देखोगे तो यहां पे फ्रांस के आसपास जो यहां पे लोग रहते होंगे क्या बोलेंगे, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते होंगे, क्लियर हुआ ना। अब जैसे हम बात करें एक देश है नीदरलैंड, अब नीदरलैंड की जो भाषा है ना वो क्या है, डच भाषा। हाँ, अब डच भाषा तो आप देखोगे यहां पर जो भी लोग रह रहे होंगे यहाँ पे इस इलाके में, तो वो सारी डच लैंग्वेज बोलते होंगे। तो ये देखो ये क्या है, नीदरलैंड है, ये पूरा जो है नीदरलैंड है, ये वाला, है ना। अब यहां पे आप थोड़ा सा देखोगे इधर साइड ये इधर साइड आप देखोगे तो यहां पर 1% इनके में जर्मन भाषी लोग भी होंगे, जर्मन लैंग्वेजेस बोलते होंगे। तो आप देखोगे कि जर्मन भाषी जहां लोग रहते हैं ना, वहां के आसपास क्या है, पूरा जर्मनी है। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है, मतलब देख के पता क्या चल रहा है, यहाँ पे देख के साफ साफ पता लग रहा है कि जहां पॉपुलेशन जिस लैंग्वेज को बोल रही है, वहां उस देश का जो बॉर्डर लगा हुआ है, वहां पे वो जो लैंग्वेज है वो नेशनल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, पूरे इलाके की बात करूं, यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, क्योंकि इनका जो पड़ोसी मुल्क है वो कौन सा है, फ्रांस है। इधर जो लोग जितने भी रहते हैं इधर साइड डच बोलते हैं, क्योंकि इनका जो पड़ोसी मुल्क है वो क्या है, नीदरलैंड है। और एक और था लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये 4 जो देश हैं, इन 4 देशों से इसका बॉर्डर लगता है। तो ये देखो इधर ये है लग्जमबर्ग, बहुत ही सुंदर देश है ना। बहुत सारे लोग जाते हैं भाई, थोड़ा बजट ज्यादा हो तो चले जाना कभी घूमने ठीक है, चलिए। बाकी ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पे मैं होता है ना कि हर जो चीज होती है ज्योग्राफिकली डिसाइडेड होती है। अब यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा क्यों बोलते हैं उसका मैंने रीजन बता दिया आपको कि भाई इनके बॉर्डर जो हैं जिन देशों से लगते हैं, तो उन देशों की लैंग्वेज बोली जाती है, इसमें कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं बोली जाती बेल्जियम में, ठीक है। तो इतनी जो चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा अब आ जाते हैं इसके डेटा पे, है ना। तो ये सारी ऑलमोस्ट मैंने चीजें बता दी आपको। हाँ, तो अगर मैं बेल्जियम की बात करूं, एक बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, मैंने बताया ना बहुत एरिया बहुत छोटा है, मतलब तुम घुसते ही खत्म हो जाएगा, 300-400 किलोमीटर चलोगे आप खत्म इतना ही छोटा देश है, सोच के देखो, है ना। अब देखो आप बॉर्डर, ये सारी चीजें बता दी मैंने ऑलरेडी, पीपीटी में जो भी चीजें लिखी हुई है मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया आपको। तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। इनका जो एथनिक कॉम्पोजिशन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स कैसे है, तो उस डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, है ना। चलिए आप देखोगे पॉपुलेशन की बात करूं तो टोटल पॉपुलेशन जो है, हाँ अब यहां पे देखो 59% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी पॉपुलेशन है, वो डच स्पीकिंग है ना, डच स्पीकिंग। बेटा आई एम रियली सॉरी, मेरा राइटिंग बहुत गंदा है तो थोड़ा सा इग्नोर करना, शब्दों पे जाना, ठीक है। चलिए डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है 59%, ठीक है सर कोई बात नहीं, मतलब आप बोल सकते हो डच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में, बहुसंख्यक है ये लोग, ठीक है सर बाकी के 2 भी तो है, फ्रेंच और जर्मन, ठीक है। जर्मन जो स्पीकिंग है 40%,
क्या बोलते हैं, सॉरी जर्मन बोल रहा हूं मैं, फ्रेंच, फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है सर, अब तो ये 99% हो गया। रेस्ट ऑफ द 1%, सो रेस्ट ऑफ द 1% स्पीक्स जर्मन। अच्छा सर, ठीक है, तो सर इसमें कॉम्प्लेक्स वाली क्या बात हुई? ये तो बहुत ही नॉर्मल है कि ठीक है 59% जो पॉपुलेशन है वो डच बोलती है, 40% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच बोलती है और 1% पॉपुलेशन जो है वो जर्मन बोलती है। सर इसमें कॉम्प्लेक्स वाली बात क्या हुई? नहीं भाई, इसमें भी झोल है एक। क्या झोल है? आ जाओ फटाफट से आ जाओ, कंफ्यूजन नहीं पालनी बिल्कुल भी। आप देखोगे ना, ये जो इनके जो ये देख रहे हो छोटा सा रेड रेड दिख रहा है ना, ये रेड रेड क्या है भाई? ये इनकी कैपिटल है। इस कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। इस कैपिटल का नाम ब्रुसेल्स है ना। अब ब्रुसेल्स की हम बात करोगे ना, ब्रुसेल्स में उल्टा हिसाब है। यहां पर जो 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। कि मतलब सर, मतलब ये हुआ अगर पूरे देश की हम बात करें, पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा बोलने वाले, भाषी बोलने वाले लोग कौन है? तो 59% डच है। यानी कि अगर पूरे देश की हम बात करें तो जो फ्रेंच हैं वो माइनॉरिटी में है और डच जो है वो मेजॉरिटी में है। लेकिन अगर इनकी कैपिटल की हम बात करें, अगर हम कैपिटल की हम बात करें तो कैपिटल में उल्टा हिसाब है। कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं, है ना। और ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको ब्लू कलर का, है ना, आसमान नहीं है ये वेलोनिया रीजन है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा कौन रहता है? डच रहते हैं, है ना, 59%। और ये जो नीचे वाला रीजन देख रहे हो उसको हम बोलते हैं फ्लेमिश, और इसमें क्या बोलते हैं लोग? फ्रेंच बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? तो आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो देखो यहां पर एक मिनट बेटा, आई एम रियली सॉरी, एक मिनट ये वाला जो रीजन है वो वलोनिया है। मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, तो यहां पर जो ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो आप, ये फ्लैमिश रीजन है। कौन सा है? फ्लैमिश। ये फ्लैमिश है और ये नीचे वाला जो है वो वेलोनिया है। वेलोनिया है, नीचे वाला वेलोनिया है। अब जो नीचे वाला है ना वेलोनिया, यहां पर लोग क्या बोलते हैं? यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच। तो उल्टा बोल दिया था मैंने, आई एम रियली सॉरी, माइंड मत करना ज्यादा, ठीक है। फ्रेंच बोलते हैं। और जो ये रीजन है कौन सा वाला? फ्लैमिश। फ्लैमिश में सबसे ज्यादा लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं, 59%। तो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं, और ये जो देख रहे हो ना आप, ये देखो ग्रीन ग्रीन कलर का, ये क्या है? ये 1% जर्मन भाषी लोग है, ये 1% जर्मन भाषी लोग है ना। अब थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊं अगर, तो देखो आप देखोगे ना, ये वाला जो रीजन है ब्लू वाला, ये कौन सा रीजन है भाई? ये फ्लैमिश रीजन है। और यहां पे जो लोग हैं क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। ये नीचे वाला जो रीजन आप देख रहे हो ग्रे कलर का, ये क्या है? वलोनिया है। यहां पे जो लोग क्या बोलते हैं? यहां पे लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 40%। लेकिन ये कैपिटल की हम बात करें, कैपिटल में अलग हिसाब है। 80% जो लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। और आप देखोगे यहां पर भी यही लिखा हुआ है, ये देखो, है ना, जर्मन स्पीकिंग ग्रीन कलर का है, फ्लैमिश जो डच स्पीकिंग है ये ब्लू कलर का है, और वेलोनिया, है ना, वेलोनिया जो रीजन है, वेलोन जो रीजन है, यहां पर लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है। और अगर देखोगे आप कैपिटल रेड कलर की ब्रुसेल्स है, इसमें उल्टा ही हिसाब है। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको कि भाई पूरी कंट्री में तो क्या है, डच स्पीकिंग लोग ज्यादा है, लेकिन इनकी कैपिटल की हम बात करें वहां पे उल्टा हिसाब है ना। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलिए, ये सारी चीजें पढ़ ली आपने। हाँ, ये सारा डेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हाँ, यहां पे प्रॉब्लम क्या थी? अब देखोगे ना, प्रॉब्लम की हम बात करें कि बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी। बेल्जियम में प्रॉब्लम ये थी कि जो इनकी जो कॉम्पोजिशन जो था, यानी कि हम डच की बात करें, हम बात करें फ्रेंच की, तो फ्रेंच जो लोग थे यानी कि जो माइनॉरिटी में थे, ये ज्यादा रिच थे, इनके पास ज्यादा पावर्स थी, ज्यादा प्रॉस्परस थे लोग एज कंपेयर टू द डच। डच के पास जो एजुकेशनल बेनिफिट जो है, जो वेल्थ जो है, वो बहुत लेट तक गया। तो अगर पावर की हम बात करें, पैसे की मामले में बात करें, तो फ्रेंच जो थे वो ज्यादा पैसे वाले थे, ज्यादा पावर थी उनके पास, और यही जो है कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना बेल्जियम में। अब देख रहे हो यहां पे, यानी कि जो चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है पूरे देश का, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं मेजॉरिटी में जो है वो उतने ज्यादा अमीर नहीं है, उतने ज्यादा पावर्स नहीं है उनके पास। अब ये किसका कारण है? आप देखोगे यहां पे, अब जैसे लोगों को क्या लगेगा, लोगों को यहां पे ये फील होगा कि भाई हम मेजॉरिटी में हैं और हम इनसे दबके रहते हैं, ये ज्यादा पावरफुल है, इनके पास ज्यादा पैसा है। तो यहां पर आप देखोगे कि बेल्जियम में ना, आप देखोगे 1950 से, है ना, हम बात करें 1950 से आप 60s के बीच में देखोगे तो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। किसके बीच में? फ्रेंच और डच के बीच में। अब इनकी जो गवर्नमेंट थी ना वो बहुत समझदार थी,
तभी एक आगे टॉपिक आएगा एकोमोडेशन। तो इनकी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए कि जिससे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे दोनों कम्युनिटीज के बीच में, दोनों एथनिक ग्रुप्स के बीच में, ये कैसे रिजॉल्व हुए, है ना। तो उसके बारे में जो हम बात करेंगे। क्लियर हुआ ना। ये आज के टॉपिक में नहीं, अगले क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। तो यहां पे वही पूरा जो डेटा है वो दिया जा रहा है। देखो, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल एंड resented by the Dutch speaking community who got the benefit of the economic development and educational much later। तो उनको जो है थोड़ा सा डच जो स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, इनको थोड़ा सा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इनको जो बेनिफिट्स है वो थोड़ा लेट मिले। Led to the tensions between the Dutch speaking and French speaking community during the 1950s and 1960s, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 1950 के दशक की हम बात करें, 1960 के दशक की हम बात करें, तो यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन रहती है इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, है ना। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेन जो टेंशन थी ना वो कहां पर थी, तो वो इनकी कैपिटल ब्रुसेल्स में थी। कंफ्यूज मत होना, ये कौन सा रीजन है भाई, फ्लैमिश और ये वेलोन। फ्लैमिश में ज्यादातर कौन रहता है, 59% डच, और नीचे जो वेलोनिया रीजन जो है इसमें सबसे ज्यादा कौन बोलते हैं, फ्रेंच भाषा के जो लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है ना। अब इनकी जो कैपिटल थी ना, यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने का रीजन भी है कि यहां पर उल्टा हिसाब किताब है, यहां पर फ्रेंच ज्यादा है और डच कम है। और आप देखोगे ना, ये ध्यान से, ये जो रीजन आता है ना इनका ब्रुसेल्स का, इनकी जो कैपिटल है वो किस इलाके में है, वो फ्लैमिश इलाके में है। और फ्लैमिश में ज्यादातर कौन लोग हैं, डच लोग ज्यादा है, लेकिन इनकी कैपिटल में जो कि फ्लैमिश में ही है वहां पर उल्टा हिसाब है, वहां पर फ्रेंच बहुत ज्यादा है। तो यहां पर इनका जो सेंटर था ना कॉन्फ्लिक्ट का, वो ब्रुसेल्स बन गया, इनकी जो कैपिटल थी वो बन गया था। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया उसको भी हम देखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में तो नहीं देखेंगे, है ना। अब थोड़ा सा यहां पे ब्रेक लगा दो, अभी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, कंक्लूजन बाद में आएगा। अभी हम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, श्रीलंका के बारे में, है ना। हम अभी श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। हमने बेल्जियम के बारे में देख लिया, बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो देखा, प्लस प्रॉब्लम देखी हमने। श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो हम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी और कंक्लूजन भी निकालेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करें श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, जो कि आप देखोगे ये इंडिया का सदर्न वाला पार्ट है, ये तमिलनाडु है, इधर क्या है केरला है, और अब थोड़ा सा नीचे आओगे लगभग 48-50 किलोमीटर दूर आओगे तो यहाँ पर नीचे एक आइलैंड नेशन है, हमारा पड़ोसी मुल्क है ये। तो इसको हम बोलते हैं श्रीलंका, है ना। श्रीलंका में कोलंबो है ना, कोलंबो मतलब इसकी कैपिटल है। तो अगर हम बात करें इसकी पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ है, और यहां पर भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अब यहां पर ना एक फैक्टर नहीं, यहां पर 2 फैक्टर होंगे, एक तो रिलीजन वाला फैक्टर होगा और दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा लैंग्वेज की बेसिस पे, ठीक है। अब यहां पे देखो इनका जो सोशल जो ग्रुप्स हैं इनके अलग अलग, उसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो यहां पे ना 2 तरह की जो मेजर जो कम्युनिटीज है वो 2 तरह की है। एक तो सनाला, सनाला बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जो श्रीलंका में बोली जाती है, और दूसरे है तमिल। अगर सिनालास की बात करूं 74% यानी कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कौन है, वो सिनालास है ना। 74% है। इनका जो मेन रिलीजन है वो क्या है, वो है बुद्धिस्ट। मतलब जो 74% सिनालास है वो किस रिलीजन को मानते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट है वो। अच्छा ठीक है 74%। अब यहां पे दे रहा है 18% से, 18% तमिल्स है। और तमिल्स की भी हम बात करें, तमिल्स भी 2 तरीके के, एक तो है नेटिव तमिल्स। नेटिव तमिल्स का मतलब क्या हुआ कि वहां के जो मूल निवासी हैं जो वहीं पर है, और दूसरे जो तमिल्स है ना वो वैसे तमिल्स थे जो जिनके फोरफादर जो थे एज अ जो बॉन्डेड लेबर इंडिया से भारत में लाए गए थे, इंडिया से मैं कह रहा हूं भारत में, इंडिया से श्रीलंका में लाए गए थे, और श्रीलंका में आके वो उन्होंने एज अ बॉन्डेड लेबर की तरह काम किया। फिर उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को यहां सेटल कर दिया बेसिकली, है ना। तो जैसे जो लोग थे जिनके दादा परदादा इंडिया से श्रीलंका में आ गए, इन्होंने एज अ मजदूर की तरह काम किया, बॉन्डेड लेबर की तरह काम किया, और फिर बाद में यहीं पर बस गए। तो ऐसे लोगों को हमने क्या बोल दिया, जो इंडियन तमिल जो थे, जो श्रीलंका में रहते थे, है ना। तो 2 तरह के तमिल थे, एक तो वहां के जो मूल निवासी हैं, जो वहां के नेटिव है, वो 13% थे। इस 18 में से 13% कौन थे, जो वहां के मूल निवासी नेटिव सिटीजन जो है। अब ठीक है, अब बाकी का बचा जो 5% वो, तो बाकी 5% की हम बात करें तो वो जिनके फोरफादर इंडिया से आए थे, ठीक है। चलिए हाँ, अब यहां पे हम बात करें, ये तो बुद्धिस्ट है 74% सनालास। इसमें कॉम्पोजिशन क्या था रिलीजन का, तो ये जो तमिल जो थे ना इसमें 2 तरीके के थे, एक तो हिंदू और मुस्लिम, है ना, हिंदू और मुस्लिम। मतलब रिलीजन की अगर हम बात करें, ये तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे बात कर रहे थे अभी, क्योंकि ये जो 74% सनालास जो है वो बुद्धिस्ट है। तो यहां पर जो 18% तमिल जो है, जिसमें नेटिव तमिल्स भी हैं और इंडिया से आए हुए तमिल्स भी हैं, वो उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। आप कहोगे सर ठीक है 74 हो गया और फिर ये 18 हो गया, 8 12 और 9 92% है, बचा हुआ 8%। तो बेटा 8% की हम बात करें, 8% को भी ब्रेक करना है आपको, है ना। तो इसमें 8% में 7% जो है वो क्या है, वो क्रिश्चियंस है। क्या है वो, क्रिश्चियंस है। और ये जो क्रिश्चियंस है ना, ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ये मतलब सही है, मतलब है ना, सिनालास भी और सिनहालास और
तमिल, ये सनालास भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, 7% जो क्रिश्चियंस है। अच्छा आप कहोगे सर 1% ये कहां गया, ये कहां, ये दिखते नहीं है क्या? तो बेटा जैसे 1% जर्मन थे ना, उनकी हालत थी, इनके बारे में हमने बात नहीं की, वैसे इन 1% की हालत है। मतलब इसमें अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश भी आ जाती है, जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनकी खुद की जो नेटिव जो डायलेक्ट, रीजनल डायलेक्ट जो होते हैं, है ना, तो वो ऐसे लोग हैं 1% वाले, तो इनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए 1% आपके एनसीईआरटी में भी नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो 1% अदर्स में आ जाएंगे, है ना, जो अदर्स में आता है ना, अदर्स, तो अदर्स में कौन आ जाएगा? 1%। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई हैं, है ना। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा सिचुएशन देखो, सिचुएशन जो यहां पर बेल्जियम की और श्रीलंका की। अब इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता था, है ना, जो कि बेल्जियम ने अवॉइड किया। अब जैसे हम बात करें, डच कम्युनिटी जो थी ना, वो इस चीज का एडवांटेज उठा सकती थी कि वो मेजोरिटी में, भाई दंगे हो जाते वहां पे, सिविल वॉर हो जाता, लोग एक दूसरे को मारने लगते, है ना, ये हो सकता था आराम से। और ये जो चीज है काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ले आती इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में। और यहां पे ये भी हो सकता था कि दोनों कंट्रीज का, मतलब बेल्जियम का जो कि अपने आप में एक छोटा देश है, उसका भी पार्टीशन हो जाता। मतलब हरियाणा जैसा जो राज्य, हरियाणा से भी छोटा, जो कि 200-300 किलोमीटर में तो खत्म हो जाता है पूरा, उसका भी पार्टीशन हो सकता था अगर ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया होता। जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर रिजॉल्व नहीं किया होता तो मे बी यहां पे बंटवारा हो सकता था, है ना। श्रीलंका में क्या, श्रीलंका में तो और भी ज्यादा मैसी सिचुएशन है, यहां पे तो रिलीजन के बेसिस पे भी है ना, रिलीजन प्लस लैंग्वेज, ठीक है। और यहां पे तो ऐसा होगा, यहां पे तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि तमिल ईलम की मांग होने लगेगी, है ना, मतलब एक सेपरेट नेशन की, श्रीलंका को डिवाइड करने की बात करने लगेंगे ये लोग। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन यहां पे भी लिखा इन श्रीलंका द सनालास कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इंपोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। हाँ, यहां पे हो सकता था, सनालास जो है 74% है, वो अपने विल को पूरा इंपोज कर सकते थे, और उन्होंने ऐसा किया। तभी तो एक टॉपिक है मेजॉरिटेरिज्म, ये क्या है, बहुसंख्यकवाद, यही तो है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसी कुछ जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगी। अब किस तरीके से, यहां पे हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि भाई किस तरीके से बेल्जियम ने इस सिचुएशन को एकोमोडेट किया, और यहां पर हम बात करेंगे इसकी श्रीलंका की, किस तरीके से श्रीलंका ने कुछ भी नहीं किया, है ना। उन्होंने अपनी जो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी सनालास, उनको ही सिर्फ प्रायोरिटीज दी, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट था बेसिकली, और आज मैंने आपको एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में बात की, थोड़ा डेटा के बारे में बात की। इस डेटा को अगली क्लास में एनालाइज करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने कि फर्दर कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, ठीक है ना। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, और भाई शेयर भी कर दिया करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।